नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे उस शख्स की जिसकी सनक ने एक हिस्से को जलने पर मजबूर कर दिया, जिसकी सनक ने अपनी ही जनता के खिलाफ अपनी सेना को उतार दिया। उसकी सनक ने किस तरह से मासूम लोगों की जान ले ली बर्बरता के साथ में। आप समझ गए होंगे कि आखिर मैं किस सन की व्यक्ति की बात कर रही हूं, किसकी सनक की बात कर रही हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जो मौजूदा वक्त में सबसे ताकतवर शख्स जिसे बना दिया गया, आसिम मुनीर, वो मुनीर जिन पर ताकत का नशा इस कदर चढ़ चुका है कि अपने ही लोगों के खिलाफ साजिशें रचने पर उतारू हो चुके हैं, अपने ही लोगों पर गोलियां चलवा रहे हैं, उससे पीछे हटने में भी जरा सा गुरेज नहीं करते। लेकिन सबसे खास बात यह कि पीओके बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, यहां से जो लोग अपनी आप बीती बताते हैं, अपनी तकलीफें बता रहे हैं, रो रो कर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग जब सड़कों पर उतरे अपनी बात रखने के लिए, तो उन्हें गोलियों से भूना जा रहा है जैसे वो कोई चोर उचक्के हो, किसी इलाके के आतंकी हो। दावा पाकिस्तान की तरफ से यही किया जा रहा है, जिन लोगों को मारा गया वो आतंकवादी थे। लेकिन जरा सोचिए, क्या 13 साल का कोई बच्चा आतंकी होगा? क्या वो तमाम महिलाएं, वो तमाम लोग जो सड़कों पर प्रदर्शन में उतरी? पाकिस्तान में तो वही बात है कि अगर आपने आवाज बुलंद की तो आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे। आखिर कैसे आसिम मुनीर की खुद की साजिशें अब नजर आ रही हैं उनकी मासूम आवाम के लिए, बताएंगे आपको। यूं तो पाकिस्तान ने कई बार ऐसे ही मिलिट्री, ये कहा जाए कि कंट्रोल देखा है। जिस तरह से तानाशाही अभी नजर आती है आसिम मुनीर की, वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। बात करें उन्हीं शर्मनाक करतूतों के बारे में, पूरी कहानी आपको बताएं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। पाकिस्तान के जबरन कब्जे करने के वाले कश्मीर से आई जो तस्वीरें, जो दर्शाती हैं किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। एक एक करके तस्वीरें जरा देखते जाइएगा। ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले पुंछ जिले की राजधानी रावलकोट की है, जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग आर्थिक संकट से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात कैसे हैं, ये अब पूरी दुनिया के सामने है, किसी से जुदा नहीं। वहां के एक निवासी की बात आपको सुनाते हैं, जिसको सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा हालात किस तरह से अब बर्बाद होते हुए पीओके में नजर आ रहे हैं। हमने पूरा मासरा किया हुआ रावलाकोट का, और फोर्सेस रावलाकोट के अंदर महसूर हैं। लेकिन मेरी ओवरसीज़ कश्मीरी से फिर गुजारिश है, हाँ वो यूरोप में हूँ तो जाओ, या कहीं किसी और मुल्क ममालिक में हूँ, वो इस तहरीक को फिल फोर अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए सोशल मीडिया पे हमारी कंपेन ज़्यादा से ज़्यादा करें। चूँकि जुल्म और बर्बरियत जारी हो सारी है, हमारे शहीदों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जख्मियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसलिए इस वक्त हमें आप लोगों की शदीद ज़रूरत है, और तमाम लोग सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इंसानी हकूक़ की जो आलमी तंजीमें हैं उनको, और तमाम जो यूएनओ के जो ममालिक हैं, जो उन लोगों को पूरी मेल करें आप लोग, और पूरे हालात और वाक़यात से उनको आगाह करें कि ये इन लोगों ने हम पूरा मुल्क लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर करार दिया। हमारे मुतालबात में हक में आवाज़ बुलंद करें। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, ये वहां की आवाम की प्रार्थना है। लेकिन इतना ही नहीं, अब आपको कुछ और भी सुनाने वाले हैं हम। आम लोगों की पाकिस्तान के प्रशासन को चेतावनी भी कैसी है। पीओके में आम जनता अब अपनी हिफाजत के लिए खुद ही तैयारी कर रही है, क्योंकि वो बखूबी जानती है कि जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो तो एक तरह से उनकी जान लेने पर उतारू है। आपने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की दर्द भरी दास्तानें सुनी, तस्वीरें देखी, लेकिन कुछ और भी देखिएगा किस तरह से यहाँ पर हालात है। वाजिया पैगाम है हमारा, फिर एक बार कान खोल कर सुन लें कि अगर आज रात को रावलाकोट में किसी भी किस्म का जुल्म और जबर किया गया, कल सुबह पूरे आजाद कश्मीर में कोई थाना नहीं बचेगा, कोई अदालत नहीं बचेगी, किसी सरकारी अमला को नहीं छोड़ा जाएगा। जितने वहां के लोकल एमएलए हैं, जो सहूलतकार हैं, किसी सहूलतकार का घर महफूज नहीं रहेगा। ये हमारा वाजिया ऐलान है, यहाँ से कान खोल कर सुन लें। बहुत शुक्रिया। देखिए, लोग मजबूर हो गए हैं सड़कों पर उतरने के लिए, लोग मजबूर हो गए हैं अपनी पाकिस्तान की सरकार, सेना, वहां की पुलिस के खिलाफ
आवाज बुलंद करने के लिए। आपने कश्मीर के लोगों का दर्द सुना, वो कश्मीर का इलाका जहां पर पाकिस्तान की तरफ से कब्जा किया गया। लेकिन सिर्फ ये पूरा जो विवाद है, तनाव है, वो सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। अब आपको हम दिखाते हैं पीओके के लोगों के दर्द का। पाकिस्तान की संसद में आखिर किस तरह से आवाज बुलंद की गई, कैसे उसे वहां पर ये पूरा मसला गूंजता हुआ नजर आया। देखिए तस्वीरें। तो सुना आपने, ये पीओके की संसद की तस्वीरें हैं और उनकी तरफ से एक नारा बुलंद किया जा रहा है, पाकिस्तान से आजादी लेकर रहेंगे, पाकिस्तान की वर्दी वालों से आजादी चाहिए, पाकिस्तान की सेना से, वहां के हुक्मरानों से आजादी चाहिए। पीओके में लोगों का दर्द सुना, संसद में हुए हंगामे को भी आपने देखा। यही तस्वीरें, हाथों में बैनर पोस्टर्स लेकर लोग चल रहे हैं। अब आपको आसिम मुनीर की वो शर्मनाक करतूत दिखाते हैं जिसका शिकार खुद उसी के अपने लोग हुए। आपको याद होगा इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं पर लाहौर के कोर कमांडर के घर पर किस तरह से हमले हुए, आरोप लगे। उस समय कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी थे। एक रिश्तेदार की फोन पर बातचीत वायरल हो रही थी उस दौरान उनकी, जिसमें आसिम मुनीर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। क्या कहा गया था, ये देखिए। फातिमा से बात हुई है आज बड़े दिनों बाद। मुनीब की वो तो बात ही नहीं कर रही थी ना, इससे कि वो तो मियाँ बच्चे तो मेरी खाला के घर आ गए थे। तो फातिमा ने बताया कि ये जब एंटर हुए तो सलमान भाई भी घर में थे, ये भी थी, खतीजा भी और इब्राहिम भी, दोनों बच्चे और माँ बाप। तो जब वो एंटर होती ना, आगे होके लड़का आया और बिल्कुल फातिमा के, ये लोग यूँ लाउंज में थे। सलमान, अच्छा मेरा ख्याल था सलमान भाई घर में नहीं थे, सलमान भाई भी थे। और सलमान भाई ने सारे जो जनरल और उनको फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये आसिम मुनीर ने करवाया है और हर जगह फ़ोन किया। तो ये घर में आराम से बैठे हुए थे, मतलब आराम से इस तरह बैठे थे कि इनको पता था हालात ख़राब हो रहे हैं। और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं सिविलियंस पे कोई गोली शोली नहीं चलाऊंगा। मैंने आपको बताया ना कि बड़ा ये नेक इंसान है। देखिए, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि आसिम मुनीर अपने कोर कमांडर की हत्या तक करवाना चाहते थे। उसका आरोप तो ये कि पीटीआई के कार्यकर्ताओं पर उसका आरोप एक तरह से मरना चाहते थे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो मुनीर इमरान खान से निजी दुश्मनी निकालने के लिए अपने ही साथी जनरल की हत्या भी करवाना चाह रहे थे। और यही आसिम मुनीर हैं जिनकी सेना पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में अत्याचार के आरोप लगते हैं, अफगानिस्तान में मासूमों की हत्या के आरोप लगते हैं, और अब तो खुद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरे और उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के ऐसे हालात के लिए तानाशाह आसिम मुनीर की कायर सेना और शाहबाज सरकार की कमजोर सरकार ही जिम्मेदार है। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या शाहबाज सरकार देश के लोगों का गुस्सा शांत नहीं कर पा रही? क्या शाहबाज सरकार ने मुनीर की तानाशाही नीतियों के आगे घुटने टेक दिए? क्या शाहबाज मुनीर के रवैये की वजह से ही पाकिस्तान को टूटने की कगार पर पहुंच चुका है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी कनेक्टेड हैं, विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, पीओके एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान से दो खास मेहमान पीएमएल के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, और रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से रिटायर्ड मेजर शेख नदीम जी भी मेरे साथ कनेक्टेड है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत मेजर शेख नदीम आपसे करना चाह रही हूँ। देखिए, खासतौर से मिलिट्री रूल पाकिस्तान में कई बार पाकिस्तान की जनता ने देखा, लेकिन 2026 के हालात जिस तरह से हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि इतनी दागदार पाकिस्तान की सेना की वर्दी हो जाएगी? इतने गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, वहां की जनता गंभीर आरोप लग रही है, और आरोप ये लगा रही है कि भाई पाकिस्तान की सेना ने उनकी ही जनता पर गोलियां बरसाई, उनका नरसंहार कर दिया। देखिए, पाकिस्तान आर्मी का जहां तक नाम है इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आसिफ मुनीर साहब का नाम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चारों तरफ देखिए, लंदन में भी उनके खिलाफ लोगों ने आवाज आसिफ मुनीर का साहब का नाम दुनिया के बड़े बड़े जो स्टेट ऑफ हेड्स है वो नाम दे रहे हैं, प्रेस जनरल डायर कह रहे हैं उन्हें। आसिफ मुनीर को जनरल डायर कहने लगे हैं, तानाशाह कहने लगे हैं, हिटलर कहने लगे हैं।
दूसरा ये कसाई है कि कहने लगे हैं मेजर शेख नदीम साहब, आपके फील्ड मार्शल को कसाई मुनीर कहने लगे हैं, जिन्होंने अपने ही लोगों पर जिस तरह से नरसंहार किया। आप लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, जाहिर है आप तो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। आप मानते हैं मेजर शेख नदीम? अच्छा चलिए, हिंदुस्तान को आपने दुश्मन मान के रखा, जो आपने खासतौर से पीओके की जनता जिनके साथ में ये सब किया, वो आपकी अपनी नहीं थी, या आपने जबरन उन पे कब्जा तो कर लिया लेकिन उन्हें कभी अपना माना नहीं आपने? देखिए, कहते हैं कि जो है ना, अगर दुश्मन भी जो है ना वो दाना होना चाहिए। आपने अभी जितने क्लिप दिखाए उसमें दिखाया कि एक बंदे की कोनी पे छोटा सा एक निशान है। ऐसे तो साइकिल से गिर के भी चोट लग जाती है, ठोकर से भी चोट लग जाती है। आप तो मसलन में क्लिप दिखाती जिसमें कोई बंदे शहीद, मतलब जिसमें कोई बड़ी हैरानी हो रही है, होती। किसी के जख्म आपको छोटे या बड़े नजर आ रखे हैं। जिन लोगों को गोली से भून दिया, आप उनके जख्म नहीं देखते। जो जनता सड़कों पे, जो युवा सड़कों पर उतरी, डंडों से पिटाई कर दी, अरे आपने उसके मन पर, दिल पे क्या चोट पहुंचाई है, दिमाग पे क्या चोट पहुंचाई है इतने वर्षों से, 78 सालों में? वही देख लीजिए जो आपको ये जख्म बड़े छोटे नजर आ रहे हैं। मैं तो आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रिगेडियर राजन की तरफ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग वो पिक्चर्स दिखाएं जिसमें कोई डेड बॉडीज पड़ी हो, उनको घसीटा जा रहा हो, लोगों को डंडों से मारा जा रहा हो बुरी तरह, वो सारे विजुअल्स चलाइए पीसीआर जरा। ये छोटी छोटी सी, इतनी सी आपने चोट कोनी पे एक छोटा सा, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है, ये आपके खिलाफ जाएगा। ये अगर आप पढ़ेंगी साइकोलॉजिकल वारफेयर, तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव प्रोपेगेंडा, जो आपके अपने खिलाफ चले जाते हैं। आप दिखाइए जिसमें एक बंदे ने किसी को मार रहा हो, एक गन निकाली भी हो। टोटल 11-12 बंदे जिस इशू में जो है वो कैजुअलिटीज हुए हो, आपने बढ़ा चढ़ा के 400 बना दिए। देखिए, बीबीसी की रिपोर्ट बता रहा हूँ, आप बीबीसी का सैरबिन सुन लें। बीबीसी की रिपोर्ट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को छोड़ दे, उनकी रिपोर्ट है कि टोटल 11 कैजुअलिटीज हुई हैं। चले, मैं कहता हूँ 12 कर लें आप उसको, लेकिन कोई एक तस्वीर तो दिखाएं। ये पत्ते और बाग और ये छोटे से शीशे टूटे हुए और ये दरख्त चनार के, जो राजन की भी यही है आजाद कश्मीर, तो मेरी भी आजाद कश्मीर यूनिट है। और ये जो आप दिखा रहे हैं, ये छोटे छोटे से आप देखिए, ये तो सुई गैस के शेल तो बिल्कुल, आंसू गैस के शेल तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये तो प्रोसेशन के लिए, प्रोटेस्टर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप दिखाइए गोलियों के शेल, ठीक है, आप दिखा रहे 12 बोर के, ठीक है, ये तो ये सारे इस तरह से इस्तेमाल मेजर नदीम शेख साहब, अरे हम क्या दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है तस्वीरें। अगर इतना डर था तो आपने क्यों इंटरनेट बैन करवा दिए? आप बार बार आपको ये जख्म नजर नहीं आते? अच्छा, अयूब मिर्जा साहब आपकी इस बात पे कह रहे थे, अयूब मिर्जा साहब, ये जख्म इनको जरा से नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति दौड़ रहा है, गोलियों से भून डाला, कई लोग चलते चलते गोलियों से उनको पूरी तरह से निपटा दिए जा रहे हैं, और वो जख्म इनके लिए कोई जख्म मायने नहीं रखते क्या? मैं तो आपकी तरफ से बोल रहा हूँ आज। अरे आज आप, मैं बोल रही हूँ मेरी तरफ से नहीं, आप पीओके की जनता की तरफ से बोलिए मेजर शेख नदीम, तब मैं जरूर खुश हो जाऊंगी। आपके लिए सम्मान बढ़ जाएगा मेरी नजरों में, अगर आपने 1% भी खासतौर से पीओके की जनता या बलूचिस्तान की जनता की तरफ से बोल दिया। मैं लिटरली बोल रही हूँ, आपके लिए सम्मान बढ़ जाएगा। मेरी तरफ से ना बोलिए, आप अपनी जनता के लिए बोल लीजिए। बिल्कुल उनकी, जी उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, और आपकी तरफ से। देखिए, बात यह है कि इस शख्स के ख़िलाफ़ हमने स्कॉटलैंड यार्ड में जो है वो केस दायर किया है, और हमने इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन है उसको भी हदायत जारी की है। इस शख्स ने रिपब्लिक टीवी पे मेरे ऊपर लाइव शो में गंद लगाकर मुझे मारने की धमकी दी है। इसके खिलाफ हम कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू इंटरपोल वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाए। इसको तो सबसे पहले आप हटाएं यहाँ से। इस शख्स के ऊपर हम ब्लैंकेट बैन लगवा रहे हैं कि किसी इंडियन टीवी चैनल पे ये शख्स जो है वापस ना आए। पुलिस का केस इसके ऊपर हमने कर दिया है। तू दोबारा निकाल ना गन, किधर है प्लास्टिक वाली गन? तो आओ ना। नहीं अरे मेजर नदीम शेख साहब, मुझे लग रहा था कि शायद गन आप सिर्फ इंडिया डेली 24/7 पर ही दिखाते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप गन लेकर चलते हैं हमेशा। में सारी गनें दिखाएंगे, तुम आओ तो सही पाकिस्तान। आप भरी डिबेट में एक बार फिर से धमकी दे रहे हैं गन की। आप गन की, अरे इस गन को जरा साइड में रखिए ना। बंदूक की बात सुनिए, कभी आप टीवी पर बंदूक दिखा देते हैं, कभी आप धमकी दे रहे हैं, कभी अपनी जनता पर बंदूकें तान दे रहे हैं। मेजर नदीम शेख,
आप देखें नैना, ये टॉपिक के बजाय ये क्या जो है बातें इसको कर रहा हटाएं है, यहाँ पहले से। टॉपिक पे करें। ये मैं आपको और बता मेरे रहा हूँ, साथ ये आपके बातें चैनल करनी है के तो अलग से नोटिस आ प्रोग्राम कर जाएगा। ले, ठीक इस है। जैसे ये आदमी बागी को आपको भी इंडिया पता के- है। प्लीज ऐसे टाइम ये किल होगा। यूके नहीं आ इस तरह सकता। का- ये अगर इस तरह यूके का आएगा दहशत इसको अच्छा arrest कर मेजर लेंगे। शेख नदीम साहब, ये नाराजगी है ना, ये नाराजगी है, मुझे बताइए ये नाराजगी है, ठीक है। यहाँ पर अमजद अयूब मिर्जा क्या साहब से और अगर डॉक्टर तकलीफ है, इरशाद लेकिन का ये नाराजगी तो है, यही नाराजगी पीओके की जनता की है। अच्छा, आपने बार बार यहाँ पर ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी का नाम लिया, मैं ब्रिगेडियर राजन जी को ही लेकर आती हूँ। राजन जी, आपको बार बार याद कर रहे हैं मेजर शेख नदीम, मुझे जरा बताइए कि जिस तरह से अभी हालात है, क्या इन लोगों की ये जो तस्वीरें, पहली बात तो डिनाइल के मोड में आ जाते हैं, और दूसरी तरफ ये दर्द, ये तकलीफ, ये जख्म नजर ही नहीं आते। देखिए, मैं शुरू करता हूं, ये जो नाम दिया है इन्होंने आजाद कश्मीर, इसमें कश्मीर कहीं नहीं है। आपको शायद पता नहीं है कि मुजफ्फराबाद से लेकर आप पूरी नीलम वैली चले जाइए, किसी को कश्मीरी बोलनी नहीं आती। यहाँ से 2-4 जो गए हैं ना, वो सेटल हो गए हैं, वो है वही है। अदरवाइज ये इलाका कभी भी कश्मीर का हिस्सा नहीं था। ये तो हिस्टोरिकली देख लो, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू रीजन है। पहाड़ी बोलते हैं जिसको ईस्ट पंजाब डायलेक्ट में गिना जाता है। कोई कश्मीरी स्पीकिंग नहीं है। तो पहले तो मैं एक कश्मीर का चक्कर इनके मुंह से हटा दूं। हिस्टोरिकल बात कर रहा हूं। आप आजाद कश्मीर रेजिमेंट से नदीम जी जानते होंगे, आपके रेजिमेंट में कश्मीरी बोली जाती है या आपका डायलेक्ट मीरपुरी और वो सारे डायलेक्ट्स का मिक्सचर है। तो आई थिंक वो हमने सेटल कर दिया कि जो जिसको भी कश्मीर बोलते हैं, कुछ कश्मीर इनके पास नहीं है। कश्मीर पूरा का पूरा भारत के पास है। स्टार्ट पॉइंट वहां से करते हैं। दूसरा, ये जो पूरा इलाका मतलब हथियाया गया था 47 में, आप हिस्ट्री में जाइए, मतलब देखिए कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं। हमसे मतलब कि जब हमने उड़ी कैप्चर कर लिया था, उसके बाद उनको रोल डाउन करना था, खाली रोल डाउन इनटू मुजफ्फराबाद, बिकॉज कश्मीरी स्पीकिंग एरिया वो सारा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था एंड वी आर टेकन बैक मोर दिस थिंग। खाली वो ये जो पतली सी स्ट्रिप पीओके की रह गई थी, इसमें इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। उस वक्त ये यूएन में चले गए। एनीवे, यूएन के जो रेजोल्यूशन आए वो पाकिस्तान ने ही कभी फॉलो नहीं किए, ना उन्होंने कभी अपनी फौजें हटाई। तो नेक्स्ट स्टेज के प्लेबिसाइट का कभी मतलब उस तक नौबत ही नहीं पहुंची। आज ये प्लेबिसाइट चलाते हैं आप बार बार, तो दिस थिंग तो सबको अपने अवाम को नहीं बताते कि प्लेबिसाइट की जो पहली शर्त थी वो हमने नहीं मतलब कभी करी, हमने मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए वो लैप्स हो गया, एक किस्म का चला गया। आज सिचुएशन ये है, कितने मरे वो उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, पर आज सिचुएशन ये है कि लोग हैं, उनके पुंछ वगैरह हर जगह रिश्तेदार हैं, व्हाट्सएप से बात करते हैं, हर जगह बात करते हैं, वो डेवलपमेंट देखते हैं। अभी नदीम उस दिन बोल रहे थे कि भी हमारे यहाँ भी बहुत बहुत सड़कें हैं। मैंने भी थोड़ी सी स्टडीज करी उनके यहाँ, जितनी भी सड़कें हैं, देखिए एक तो एस्तोर वगैरह की तरफ है, वो सीपीसी के नीचे बनी है, वो सड़कें ठीक है। एक इनके नीले वैली रोड है जो बेसिकली डेवलप करी गई थी मिलिट्री पर्पसेस के लिए, अपने मोबिलाइजेशन के लिए। उसके सिवाय जिस प्रकार हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, एक एक गांव को कनेक्ट किया गया है पक्की सड़कों से, एक एक। अगर आप गुरेज जैसे रिमोट एरिया में, दरअसल यही तो दिक्कत है ना राजन जी, दिक्कत तो यही है। तो ये जो अब लोग आपस में बात करते हैं, ये देखते हैं कि एक छोटा छोटा गांव भी कनेक्टेड है और पहाड़ियों के ऊपर मतलब बिजली पहुंची हुई है। अकेले घर के लिए तार खींच के ले गए हैं और वहां बिजली पहुंची हुई है। सो जब ये कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली लगता है ये कुछ गलती हो गई, ये क्या हो गया, हमारी किस्मत खराब थी, हम क्यों ऐसे इलाके में फंसे जब जस्ट अक्रॉस यहाँ इतना कुछ अवेलेबल है। मतलब खाली चलो आटे दाल की तो इनकी वो नेशनल प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके रेट में तो कोई कह नहीं सकता कि जितना फर्क है वो इनकी अपनी मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन जो भी नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है राजन जी, अभी भी डॉक्टर इरशाद अहमद शायद इस बात को बखूबी बताएंगे। आपने तो पूरी एक तरह से हकीकत दर्शा दी पूरे डिफरेंस की। अच्छा इरशाद
अहमद साहब कि यहाँ पर जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तो बड़ा मलाल करती होगी कि आखिर बहुत कई साल पहले एक बड़ी गलती तो हो गई, 1947 तो छोड़िए, जिसके बाद में जब जबरन कब्जा किया गया तब भी अगर वो कोशिश करते पाकिस्तान का हिस्सा बन के, उन्हें भी नहीं सोचा होगा कि जब अगर मूलभूत चीजों की डिमांड करेंगे तो गोलियां मिलेंगी। अपने पड़ोसी मुल्क में खूबसूरती के साथ में डेवलपमेंट देखते हैं और अपनी जब सड़कों को बंजर देखते हैं तब तकलीफ तो उन्हें वाकई में होती होगी, आपको भी होती होगी, आप मानेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया। गलती हमसे हुई, हमारी फौज से हुई, पाकिस्तान से हुई कि सीज फायर करके मकबूजा कश्मीर के लोगों को आपकी गुलामी में देना पड़ गया। सीज फायर ना होती तो पूरा आज़ाद कश्मीर आज़ाद होता। जो मकबूजा कश्मीर है वो भी बेचारे सांस लेते सुख का, आपकी गनों के नीचे उन्हें जिंदगी ना गुजारनी पड़ती। जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह आप उनके साथ सलूक करते हैं, जिस तरह गंज लेकर के ये मतलब सीरियसली इरशाद अहमद जी, मतलब सीरियसली इरशाद अहमद जी, अभी भी आपको मजाक सूझ रहा है? आपके इतने लोग जब मारे जा रहे हैं आप अभी भी मजाक करने के मूड में हैं? आपको अभी भी अपने घर में बड़ा खुशनुमा माहौल नजर आता है? आपके यहाँ पर ये क्या भंडारा चल रहा है क्या? पीओके की जनता जो सड़कों पर उतरी हुई है, ये भंडारा चल रहा है क्या? किस लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं? पता नहीं, आप आपको वाकई आपको मजाक सूझ रहा है इतनी गंभीर परिस्थिति में भी? आप लोगों का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अभी आपके ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, ब्रिगेडियर राजन साहब फरमा रहे थे कि वो तो आजाद, वो कश्मीर है ही नहीं। आप लोग कौन लोग हैं? आप कश्मीर पे प्रोग्राम कर रहे हैं और आप ही का मेहमान, आप ही का ब्रिगेडियर बैठकर, अरे भाई मेजर नदीम से पूछ लीजिए कितने कश्मीरी स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पे, वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। He will tell you। आपके हक में बोल रहे हैं, नहीं पूछ लीजिए ना कि कितने कश्मीरी बोलने वाले हैं वहाँ पे। आप लोग बिल्कुल पागल है, दिमाग से फारिग हो आप लोग। आप जरा सुनिए ना, सिर्फ जुबान बोलने से नहीं होता है कि कश्मीरी खत्म हो गया। वो आप लोग बिल्कुल अपसेट माइंड हैं, आपके अंदर दिमाग नहीं है, आपके अंदर सोच नहीं है। इरशाद अहमद जी, मतलब मैं बताऊं सीरियसली, ये इस तरह की बड़ी गट फीलिंग होनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आप कहां से लाते हैं मैं बिल्कुल नहीं जानती। मुझे नहीं पता, आपकी जनता सड़कों पर है, मर रही है। आपके जनरल डायर आसिम मुनीर ने ये कहा जाए कि वहां पर नरसंहार कत्लेआम मचा रखा है और आपको अभी भी इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको लग रहा है कि पीओके की जो जनता सड़कों पर है वो खुशियां मनाने के लिए उतरी है। आपको वहां पर लोगों की चीख पुकार तस्वीरें नजर नहीं आती। नैना 20-20 मिनट सब लोग बोले, मैं एक लफ्ज बोलता हूँ तो 20 जगह आप चीखती हैं। साथ ही आपके अरे आप ऐसी कोई कायदे की बात रखिए। मैं तो बोल रही हूँ आप डेवलपमेंट की बातें बता दीजिए और मेरा मुंह खामोश कर दीजिए। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की आवाम को बताइए जरा, आप मुझे ये भी बताइए इस इंडिया डेली के इस मंच के माध्यम से कि पीओके की जनता को आखिर आपने ऐसा क्या दिया कि लोग सड़कों पर ना उतरते और लोग सड़कों पर उतरकर क्यों आए? इस हालात का जिम्मेदार कौन है? बोलूं ये आपने सीखना है, पहले बताइए। मैं तो बोल रही हूँ ना कि आप मुझे आप फैक्ट रखिए और मेरी बोलती बंद कर दीजिए। इरशाद अहमद जी, आप शानदार फैक्ट रखिए, बोलती बंद कर दीजिए मेरी। मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो। आपकी बोलती बंद करूंगा मैं, आपकी बोलती बंद करने वाली है कि आप बोलिए तो सही करती हो। जब भी कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट बोलने लगता है तो आप सारे, अरे आप उलझुल तर्क दे रहे हैं। आपको ये लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर नहीं आते? सुनना तो मत बुलाइए। आपका ये तरीका ठीक नहीं है। आप दूसरों की जुबान अच्छा चलिए बताइए, मुझे बता दीजिए पीओके की जनता सड़कों पर क्यों उतर कर आई? इस हालात का जिम्मेदार कौन है? मैं बोलूं? बताइए। अब मैं बोलूं? इजाजत है? जी बिल्कुल इजाजत है, बताइए। कुछ और शो करना है आपने? नहीं आप मैं बताता हूँ कि अभी मैं बताऊं आपको। आप कह रही हैं कि जनता क्यों सड़कों पे है। मैं 3 दिन से कह रहा था कि 2 दिन की बात है, जो दहशतगर्दाना सोच के लोग हैं जो आपके पैरोल पे हैं वो गुम हो जाएंगे। अब वो गुम हो चुके 2 दिन से। जब से आपको ख्याल आया कश्मीर के बारे में पैनिक फैलाने का, आजाद कश्मीर बिल्कुल शांति है, अमन है, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई प्रोटेस्ट वहां नहीं हो रहा है। और असेंबली में, दूसरी दुनिया में जहां जमहूरियत होती है वहां असेंबली में भी लोग खड़े होकर बात करते हैं, पूरे मुल्क में भी बात करते हैं, वहाँ हंगामे भी होते हैं, वहाँ जलाओ गिराव भी होता है। असेंबली की बात हो रही है, असेंबली वाले विजुअल दिखा दीजिएगा जरा यहाँ पर। कोशिश की उन्होंने खत्म, वो भाग गए, अब नजर नहीं आ रहे हैं कहीं। वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आजाद कश्मीर में बिल्कुल अमन शांति है, इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ।
मैं आपको बार बार कल भी आपके प्रोग्राम में ये कहा कि किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं है, कोई जलाव गिराव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग आपके पैरोल पे थे, जिन्होंने इरशाद जी आप अपनी बात कंटिन्यू रखते जाइएगा, बस ये विजुअल भी देखते जाइएगा, आप बस ये विजुअल भी देखिएगा और सुनिएगा भी जरूर, बस एक बार हकीकत देखिएगा पीओके संसद का। आजादी 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 आजादी। इरशाद अहमद साहब, देखिए आप कितनी बेवकूफाना तस्वीरें दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं। क्या हिंदुस्तान की असेंबली में ऐसे हंगामा नहीं होता? क्या अमेरिका के एम्बेसी में ऐसा? अरे क्या मेरे किसी देश के हिस्से में ऐसा हंगामा नहीं होता जो अपने देश से आजादी की मांग करे, यहाँ की वर्दी की बात को लेकर ये कहे कि आजादी की मांग करे? आप कैसी बातें करते हैं? अच्छा ठीक है, आपको मुझसे आपत्ति है, मैं चाहूंगी रोहित शर्मा जी आप जरा इनको हकीकत दिखाइए, ये किसी देश में कहीं पर ऐसा होते हुए देखा है क्या? हिंदुस्तान में कभी प्रदर्शन हुए और ऐसे गोलियों से भूना गया क्या? यहाँ पाकिस्तान में तो लोग सड़कों पर उतरते हैं, गोलियां आतंकवादी कहना तो बहुत आसान है। मुझसे तकलीफें जरा आप फैक्ट बता दीजिए इरशाद जी को। लेट ही आए लेकिन आई जरूर मैडम। मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूँ इरशाद साहब को। इरशाद साहब, कल चकवाल में एक 9 साल की बच्ची को गोली मार दी गई। आप बोल रहे हो दहशतगर्द तो भाग गए 2 दिन से, तो अब क्यों गोली चल रही है? अगर दहशतगर्द भाग गए तो प्रोटेस्ट नहीं चल रहे? चल रहे हैं ना? कल गोली चली, बात सुनिए, चकवाल में चल रही है ना गोली, चकवाल में गोली चली है। मैं फोटो दिखा सकता हूँ आपको, आप खुद सर्च मारते तो पता चल जाता। आप खुद सर्च मारते तो आपको वो भी सब पता चल जाता जहाँ गोली मारी गई है। नहीं, नेट पे पाबंदी है, नेट बंद है, चलता नहीं होगा। दिखता आपको दिखता, थोड़ा सा सर्च मार करते भाई साहब, थोड़ा सा सर्च मार करते, थोड़ा सा देख के आते सर। एक चीज और, आपने बहुत सारी चीजें बोली। आपने बोला कि अगर कुछ दिन सीज फायर रुक जाती तो आप पूरा कश्मीर आपके पास होता। मैं ब्रिगेडियर जनरल यहाँ बैठे हैं, मुझसे बेहतर वो बता पाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दूं। मैं तो उस समय नहीं था। 1948 में जिस समय इंडियन आर्मी ने अपना काम शुरू किया है, कश्मीर को बचाना शुरू किया, श्रीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर आपकी आर्मी खड़ी थी। एयरपोर्ट के बाहर, एयरपोर्ट पे पहुंचते लड़ाई शुरू हुई है। ये पूरा एरिया जो इंडिया के पास है इस समय सारा का सारा आपसे रिकवर किया है। अगर कुछ हफ्ते और रुक जाते तो हम इस्लामाबाद में बैठे होते। आपको हिस्ट्री नहीं पता है। आप बोल रहे हो भेड़ बकरियों की तरह मारा जा रहा है। आपने ये बोला इंडियन साइड में भाई, भेड़ बकरियों की तरह किसको मारा जा रहा है? आपको ये पता? देखा नहीं आपने क्या किसको? इंडियन साइड ऑफ कश्मीर तो बड़ी पीसफुल है। एक रील दिखा दो पिछले 5 साल में कि यहाँ पे प्रोटेस्ट में कोई गोली चली हो या पैलेट गन चली हो। पाकिस्तान में चल रहा है, सब कुछ वही हो रहा है जो आप क्लेम करते हो कि इंडियन साइड कश्मीर में हो रहा है। भेड़ बकरियों की तरह आप उन्हें मार रहे हो। और 11 कैजुअलिटी कह रहे, सिर्फ 11 कैजुअलिटी, सिर्फ 11 होती है क्या यार? आपके लिए 11 कम है, अभी और मारने हैं क्या? वो मांग क्या रहे हैं? बिजली, पानी, आटा। आप गोली चला दोगे? उन्होंने चलाई, आज भी चल रही है। आपके पागलपन पे मुझे हंसी आती है, बच्ची मारी गई, आपकी सोच पे मुझे हंसी आती है, आपको नहीं दिखेगी? पुलिस ब्रूटैलिटी में, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, पुलिस गोली चला रही है, और आपके वो मेजर नदीम आए थे वो बंदूक लहराते हुए, अबे बंदूक के खत्तर में चलाते तो शायद बच गए। बराबर शर्म नहीं है पाकिस्तानी पंजाबियों के अंदर, जरा बराबर पंजाबियों के अंदर शर्म नहीं है। ऐसे ढिठाई से ये हंस रहा है, बैठ के लाइव टीवी पे ढीठ बन के हंस रहा है, कोई शर्म नहीं है। अभी भी वहां फायरिंग हो रही है, जगह जगह दरख्त जो है वो गिरा के रास्ता बंद किया। कल 15 रेंजर की गाड़ियों को रोक लिया था रास्ते में, और दोनों तरफ दरख्त गिरा के, फुटेज मेरे पास है, गिरा के उनको कैद कर लिया। और वो रेंजर वाले माफिया मांग रहे थे कि हमें रास्ता दो, हम आगे नहीं जाएंगे, हम पीछे जाएंगे। ये देखें ये कैसा इंसान है कि हमारी लाशें गिर रही हैं। ये पंजाबी फौज का ये कट्टू यहाँ बैठ कर आपने सुना यूं साहब हंस रहा है, मुस्कुरा आपने रहा है। सुना ब्रिगेडियर क्या कह रहा है इनका इंडिया का? धमकियों पे आ जाएगा। वो कह रहा है कि आप इसने मुझे नहीं हो। धमकियां दी थी कि डी चौक में तो मैं फांसी दूंगा, डी चौक में तुम्हारी जुबान निकालूंगा। इन लोगों से हमें ना इंसाफ की उम्मीद है, ना किसी चीज की उम्मीद है। अब सिर्फ और सिर्फ आजादी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आजादी चाहिए, और इससे कम जो है उस पर कोई सौदेबाजी अब नहीं होगी। आजादी के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है हमारा।
इन्होंने अब तक सैकड़ों लोग हमारे शहीद कर दिए हैं, सैकड़ों लोग शहीद कर दिए इन्होंने। ये अच्छा। इंतहाई, जिसे कहना चाहिए ना कि इंसानियत के दुश्मन ये लोग हैं। और इस वक्त भी और देखिए ना, हमारे मुझे जो- लग रहा है मिर्जा साहब अभी भी शायद इरशाद जी को इस बात का इल्म नहीं होगा कि जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर कर आए। सबसे अच्छा मिर्जा साहब मुझे एक बात बताइएगा, फिर मैं रोहित जी से और ब्रिगेडियर राजन जी से भी इस बात का जवाब लूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जैसे मिर्जा साहब ने बोलना शुरू किया, देखिए इरशाद जी भी चले गए, हम कोशिश कर रहे हैं भाई उनको आप वो थोड़ा भगोड़े हैं ना, जी। भगोड़े हैं ये लोग, ये भगोड़े हैं तो क्योंकि ये इनका मेजर एक कश्मीरी देखा टीवी पे तो गोली मार रहा था, वो वहां पे नहीं मार रहे होंगे? कश्मीरी टीवी पे देखते ही कोई बंदूक निकाल ली। अबे इतना नफरत कर रहे हो तुम तो कश्मीर, आजाद कश्मीर रेजिमेंट से बता रहे हो। एक आदमी आजाद कश्मीर रेजिमेंट में काम कर चुका और टीवी पे ही वो कश्मीरी देख के गोली मार रहा, तो वहां खड़ा होकर क्या कर रहा होगा कश्मीर में? ये भी सोचो ना, बिल्कुल क्या बुरी हालत है इनकी। ये गोली चला रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, एक ट्विटर अकाउंट है बुरहानुद्दीन, जरा जाइए वहां पे और देखिए कि क्या सिचुएशन। अच्छा बिल्कुल, आप ये देखिए बहुत दुरुस्त बात कह रहे हैं। मैं राजन जी का रुख करूं, लेकिन अयूब मिर्जा साहब एक बात मुझे जरा समझाइएगा, क्या ये पूरा सुनियोजित ऐसा नजर आता है? सबको पता था कि लगातार ये अपनी जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपनी डिमांड्स के लिए, उनके लिए ऐसा कुछ काम नहीं किया कि जनता उनको सर आंखों पर बैठाए, और शायद इस बात का इल्म पहले से ही आसिम मुनीर को था। शायद यही वजह रही कि पाकिस्तान का ISI का जो सेक्टर का कमांडर है ब्रिगेडियर फैयक अयूब, उसे वहां पर इम्प्लांट किया गया, जिसे बुचर ऑफ लाहौर कहा जाता है। 9 महीने के अंदर बुचर ऑफ लाहौर बुचर ऑफ POK कहला रहा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर खून की ईद मनाई जा रही है। मैंने ये कहना छोड़ दिया बहुत खून की शर्मनाक है होली, लेकिन खून ये। की होली है जी, ये बहुत शर्मनाक है लेकिन जी जी बिल्कुल। मैंने अब ये लफ्ज कहने छोड़ दिए खून की होली, क्योंकि होली तो एक खुशी का त्यौहार है, उसको खाम खाम हमने बदनाम किया हुआ खून की होली। ये तो खून की ईदें मनाते हैं। इनकी ईद पे जिस तरह से खून बहा जा रहा है हमारा, अभी ईद उल अज़हा गुजरी है ना, तो ये खूनी ईद मना रहे हैं। ये हमारे खून से ईद मना रही है पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे। इनका किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज पर जोर नहीं चलता, इनका जोर चलता है बेकसों पर, निहत्तों पर। और आप ये देखिए कि जो लोग लाशें लेने जा रहे हैं, उनको ये लाशें नहीं दे रहे, और उनकी लाशों को कह रहे हैं हमने उनको अमानतन दफन कर दिया। यानी कि इससे ज़्यादा और क्या जुल्म हो सकता है कि एक ख़ानदान का एक शख्स शहीद हो जाए और उसकी लाश आप उसको ना दें। फिर अब सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों की संख्या में हमारी महिलाएं आ गई हैं सड़कों पे, वो भी धरनों में चली गई हैं, वो भी जो है वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन गई। जगह जगह रोड ब्लॉक है, सड़कें खोद के उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की जो पेशकदमी है, एडवांस है, उसको रोका है। ठीक है। और पहाड़ी इलाका है। मुझे लगता है कि सांझ को आज के वाली बात होती है। अयूब मिर्जा साहब, आपने यही कहा कि पहले से शायद इस तरह की स्थिति का इल्म था, लेकिन ब्रिगेडियर राजन जी, आप तो इस तरह के ऑपरेशंस का कई बार हिस्सा रखे हैं सिक्योरिटी के लिए खास तौर से। एक तरफ अभी कुछ समय पहले तक पाकिस्तान की सेना की तरफ से ये दावा किया जाता रहा कि पाकिस्तान में जो सेना है पाकिस्तान की POK में, वो सिर्फ बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉयड है, शहर के अंदर उस पूरे POK के अंदर तो उनकी मौजूदगी रहती नहीं है। लेकिन ऐसा तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता, पूरी तरह से कंट्रोल उनका है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्यों POK की संसद में पाकिस्तान की सेना से आजादी की डिमांड की जा रही होती है? देखिए, दो चीजें समझिए आप। पहले तो जैसे हमारे यहाँ BSF है, उनके पास रेंजर्स है, पर उनकी जो रेंजर्स है वो पूरी तरह आर्मी कंट्रोल करती है। यानी कि आर्मी की जो फॉर्मेशंस होती हैं, वो जिस प्रकार अपनी यूनिट्स हैं, वो रेंजर्स की यूनिट्स को भी डायरेक्टली कंट्रोल करती है। तो मतलब अगर रेंजर्स भी हैं वहां पे तो देते। दूसरा, पाकिस्तान आर्मी ना सिर्फ शहरों के पास, शहरों के अंदर डिप्लॉयड है। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की तरफ जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वीडियोस आई थी जहां हमारी काउंटर बम्बार्डमेंट से बचने के लिए उन्होंने अपनी मोटर्स और आर्टिलरी को मतलब स्कूलों के अंदर, स्कूल की जो ग्राउंड होती हैं उनमें डिप्लॉय किया था, ताकि हम
मतलब बच्चों की सलामती वगैरह के लिए थोड़ा ज्यादा फायर ना करें आदित्य। मतलब दे हैव, इन्होंने तो यहाँ तक किया हुआ है कि बिल्कुल सिविल एरिया बीच में डिप्लॉयमेंट, एंड दुनिया भर की वीडियो आज भी नेट पे अवेलेबल होगी जो आप संदूर में किया है। तो पाकिस्तान आर्मी का ऐसा कुछ नहीं है कि बॉर्डर पे है या पीछे नहीं है, वो हर जगह है। और जहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल का जिक्र आता है, उनकी जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं वो ना सिर्फ फ्रंट को, बाकी अपने जो रियर एरियाज हैं उनको भी कंट्रोल करती हैं, और उसके अंदर जो भी ये रेंजर यूनिट्स वगैरह आती हैं उनको कंट्रोल करती हैं। इनफैक्ट पुलिस वहां पे डायरेक्ट आर्मी को रिपोर्ट करती है। सो कंट्रोल पूरा फैक्ट है, उसमें कोई शक नहीं। ये कहने की बातें हैं कि खाली बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे तो ये सिंदूर के टाइम बीओपी वकेट करके चले गए थे। बिल्कुल सही बात है। बीओपी बैठी हुई थी खाली हमारे सामने, बिल्कुल खाली बीओपी थी आदेश थी। तो ये ना बॉर्डर पे रहते हैं, इनका तो वही है भाई कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारा नहीं, तो हर जगह कंट्रोल कैसे करना है पूरा जोर उसी पे है। एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग कि पीओके पे करो, बलूचिस्तान हो जाए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, हर जगह कंट्रोल ही एस्टैब्लिश करने की कोशिश और देखिए सर, लेकिन जिनको जवाबदेही बनती है वो तो डिबेट छोड़ के भाग गए। चाहे बात पाकिस्तान के मेजर हो या पाकिस्तान के नेता हो, उनके पास में कोई जवाब नहीं है रोहित शर्मा जी, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि अब उनको इस बात का इल्म जरूर है कि पूरी दुनिया में पीओके की तस्वीरें दुनिया के सामने है। बलूचिस्तान की तरफ से तो लगातार तस्वीरें पेश की ही जाती रही हैं। अब आखिर हो क्या रहा है? क्या कोई समाधान नजर आ रहा है यहाँ पर? कोई समाधान नहीं नजर आएगा। आपको पता है ये दोनों भागे क्यों? ये दोनों इसलिए भागे कि इन दोनों की सच्चाई हम खोल रहे थे, बता रहे थे दुनिया को कि कितना झूठ बोल रहे हैं। कल इनको आईएसआई का जवाब देना, दोनों के दोनों, बल्कि पुलिस से एक और आता है वो बुखारी, ये सब के सब आईएसआई के पेरोल पे पैसा मिलता है साफ। और मैं ये बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस किस को पैसा मिल रहा है और कितना मिल। अच्छा। और वो आदमी एक छोटे से इनकम में कैसे वो एक महीना अमेरिका रहता है और कैसे एक महीना यूके। ये सबका मतलब अपना किसी एक एनजीओ के नाम पे या किसी एक थिंक टैंक के नाम पे इन सब ने खोल रखे और इन सबको पैसा आ रहा है आईएसआई से और आर्मी से, और ये उसके लिए अब गाना बजाना करते हैं। अगर ये यहाँ पर ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए या यहाँ पर इनका डाउन हो गया, तो वहां पे आप आईएसआई के ऑफिस में ये चैनल मॉनिटर होगा और वो वहां पे बताएंगे आप बोल तो कुछ बातें नहीं, आपको पैसा क्यों दिया जाए, तो इसलिए छोड़ के भागे सब के सब। इनकी सबकी असलियत ये है रियलिटी। जितने भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या पाकिस्तानी ऐसे जो एनालिस्ट आए, जब भी बोले कि सेरेना होटल गए थे, इस्लामाबाद के सेरेना होटल गए थे, पार्टी थी, मतलब समझ लो वो आईएसआई हेडक्वार्टर, आईएसआई के ऑफिस है। अच्छा। सेरेना होटल के एकदम पीछे आईएसआई का अरे ऑफिस लेकिन है, इस सेरेना होटल में क्या समाधान की बात नहीं होती? बलूचिस्तान या पीओके में जिस तरह से रणनीतियां तैयार की जाती हैं, जब थिंकिंग ये है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ये सारे के सारे बलूचिस्तान, वो उसमें बोला तो था आसिफ मुनीर ने कि 1500 लोग हैं, एक एसएचओ की मार है, वो एसएचओ पता नहीं कौन से कैजुअलिटी में भागा हुआ है, तक आया नहीं, वो ये उधर नहीं संभाल पा रहे। अच्छा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चल रहा है, होम मिनिस्टर का काम है ना, होम मिनिस्टर कहाँ है? तेहरान बैठा है 1.5 हफ्ते से। क्यों यहाँ तेहरान बैठा है? क्योंकि वहां पे पैसा आना है, वहां से पैसा आएगा, इसको फर्क थोड़ी पड़ता है यार। 5 लोग, 11 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, अरे बहुत 25 करोड़ पॉपुलेशन हुई यार, खिला नहीं पा रहे, मर जाए 2 करोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये सिर्फ इस चीज पे दिमाग लगाते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ से हम अपने फार्म हाउस खरीदेंगे यूरोप में और अमेरिका में। दैट्स इट। इससे ऊपर कोई थिंकिंग नहीं। असेंबली को होना चाहिए था नहीं, लेकिन जवाबदेही किसकी होगी? लेकिन रोहित जी, अच्छा मैं जल्दी से एक बार इसी बात को ही लेकर मिर्जा साहब से समझ लेते हैं। मिर्जा साहब, देखिए सरकार की तरफ से नेता पीएमएलएन के इरशाद जी आपको देख के चले गए। अब जो ये कहा जाए कि जो मेजर नदीम शेख थे, उन्हें राजन जी ने जो हकीकत दिखाई वो उनकी बातों को सुनकर भाग के चले गए। रही जो कसर थी वो रोहित शर्मा जी ने हकीकत दिखाकर वो एक तरह से, तो जवाबदेही किसकी है? ना सरकार की, ना सेना की। तो फिर आखिर जनता किससे उम्मीद दिखाएगी, किससे उम्मीद जताएगी? जनता इन लोगों से तो नाउम्मीद हो चुकी है और जनता को अब सिर्फ उम्मीद है अपनी ताकत से। जनता को उम्मीद है इस बात से कि उन्होंने असली दुश्मन का चेहरा पहली दफ़ा पहचान लिया है। लोग तो पता है तकरीरों में वहाँ क्या कह रहे हैं, जो रावला कोर्ट में और दूसरी जगहों पे लोग तकरीरें, जो लाखों का मजमा है, लोग तकरीरें कर रहे हैं और कह रहे हैं
कि इंडिया ने कभी ऐसे नहीं किया जो इन्होंने किया है। अब ये कंपैरिजन शुरू हो गया वहां पे कि इंडिया ने ऐसे नहीं किया जो इन्होंने किया है और तुमसे अच्छा तो इंडिया है। ये बातें शुरू हो गई हैं वहां पे। यानी कि आप ये मान के चलिए कि अब उम्मीद तो सीधे सीधे इंडिया की एक तरह से लोग जताते हुए नजर आते हैं। अब ये क्या फाइनल कॉल है, फाइनल जो और एक्शन की बात, उसमें भी सिर्फ यहाँ का पाकिस्तान की जो जनता है उनकी ही तरफ से एक तरह से आवाज बुलंद की जा रही है। लेकिन जो हो रहा है, आखिर बुचर ऑफ पीओके कौन है, क्या ये इस बात को स्वीकार भी करते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, अपनी ही जनता के खिलाफ क्या कोई हथियार उठाने के आदेश, शूट एट साइट का आदेश दिया जा सकता है? वो सिर्फ पाकिस्तान में संभव है और कहीं पर भी नहीं। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए, पीओके बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जो एक तरह से जबरन कब्जे में लिए गए, उसकी वहां की जनता रो रही है, खून के आंसू रो रही है, बुचर ऑफ पीओके से बचाने की गुहार लगा रही है। फिलहाल इतना ही, तमाम खबरें आगे भी जारी है। वक्त एक ब्रेक का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।